नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत के हर ऑफिस, हर फैक्ट्री, मतलब हर वर्कप्लेस के लिए बेहद जरूरी है। पॉश एक्ट। जी हाँ। ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने का एक, कह सकते हैं, वादा है। बिल्कुल। और देखिए, कानून की बातें अक्सर थोड़ी सूखी और उलझी हुई सी लगती हैं। सही बात है। और इसीलिए आज हम इसे परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, एक नई ट्रेनी है और उसका मैनेजर बार बार मजाक में कुछ ऐसे कमेंट्स करता है जो उसे असहज करते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि ये कहाँ तक मजाक है और कहाँ से उत्पीड़न शुरू हो रहा है। वो किससे बात करे? क्या शिकायत करने पर उसकी नौकरी चली जाएगी? ये बहुत बड़ा डर होता है। बिल्कुल। इसी उलझन और डर को दूर करने के लिए पॉश एक्ट की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। ये एक्ट, जिसका पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये अचानक से तो नहीं आया होगा। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें एक बहुत ही चर्चित मामले से जुड़ी हैं, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। देखिए, 1997 तक वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को लेकर कोई साफ कानून था ही नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। और वो एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसमें एक कमी थी। एक कमी? वो क्या थी? वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थी। मतलब कई संगठन उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उसके पीछे कानून की पूरी ताकत नहीं थी। एक अनिश्चितता का माहौल था। अच्छा। इसी कमी को पूरा करने के लिए 2013 में पॉश एक्ट को संसद में पारित किया गया। इसने उन गाइडलाइंस को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया। यानी अब इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। बिल्कुल। स्पष्ट परिभाषाएं, एक तय प्रक्रिया और पालन न करने पर सजा का प्रावधान भी। यानी जो पहले एक तरह का सुझाव था, अब वो एक अनिवार्य नियम बन गया। एग्जैक्टली। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नियम कहाँ-कहाँ और किस-किस पर लागू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि पॉश एक्ट का दायरा तो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। अच्छा। हाँ, ये हर उस संगठन पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। सिर्फ 10? बस 10। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी है, प्राइवेट है, संगठित है या असंगठित। इसमें दफ्तर, कारखाने, अस्पताल, दुकानें, कंस्ट्रक्शन साइट्स, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ शामिल है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। कार्यस्थल या वर्कप्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी है? क्योंकि आज के दौर में तो काम कहीं से भी होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और कानून इस बारे में बहुत प्रगतिशील है। देखिए, कार्यस्थल की परिभाषा में सिर्फ ऑफिस नहीं आता। तो क्या आता है? अगर कोई टीम डिनर पर बाहर है, किसी क्लाइंट के ऑफिस में मीटिंग है, या कंपनी की तरफ से आयोजित किसी आउटिंग पर है, वो सब कानून के दायरे में आता है। अच्छा, मतलब ऑफिस के बाहर भी? जी हाँ। यहाँ तक कि कंपनी की दी हुई कैब में हुआ कोई वाकया भी इसके तहत आ सकता है। मतलब काम से जुड़ी कोई भी जगह वो एक कार्यस्थल है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अब आते हैं उस शब्द पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा कानून बना है, यौन उत्पीड़न। इसकी कानूनी परिभाषा क्या है? क्योंकि जो एक व्यक्ति के लिए मजाक है, वो दूसरे के लिए उत्पीड़न हो सकता है। बिल्कुल सही। हाँ। कानून इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है ताकि कोई भ्रम न रहे। इसके अनुसार यौन उत्पीड़न में कोई भी ऐसा व्यवहार शामिल है जो अवांछित हो। अवांछित यानी अनवांटेड? एग्जैक्टली। जिसके लिए सामने वाले की सहमति ना हो। इसमें बेसिकली 5 तरह के व्यवहार आते हैं। पहला, गलत नियत से छूना या जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश करना। दूसरा, किसी भी तरह का यौन सुख की मांग करना या अनुरोध करना। और बाकी 3? तीसरा है यौन अर्थ वाली टिप्पणियां करना, जिसे हम सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कहते हैं। चौथा, पोर्नोग्राफी दिखाना, चाहे वो फोन पर हो, कंप्यूटर पर या किसी तस्वीर के रूप में। ठीक है। और पांचवा, कोई भी और अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति का हो, जैसे घूरना, अश्लील इशारे करना या सेक्सिस्ट चुटकुले सुनाना। सबसे जरूरी शब्द है अवांछित। अगर व्यवहार अनचाहा है तो वो उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। इसमें एक और टर्म अक्सर सुनने में आता है, क्विड प्रो को। ये क्या है और इसे कैसे पहचानें? क्विड प्रो को का मतलब है कुछ के बदले कुछ। ये उत्पीड़न का एक बहुत ही गंभीर रूप है। कुछ के बदले कुछ? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है जब कोई बॉस या सीनियर पद का व्यक्ति रोजगार से जुड़े फायदों के बदले यौन संबंधों की मांग करें। जैसे कि? जैसे, अगर प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा, या अगर नौकरी बचानी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सीधे तौर पर पावर का दुरुपयोग है और कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है।
समझ गए। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो कहाँ जाएं? यहीं पे शायद इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, कानून कहता है कि हर नियोक्ता जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उसे एक आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का गठन करना ही होगा। करना ही होगा। हाँ, अनिवार्य है। ये समिति उस संगठन के भीतर एक मिनी कोर्ट की तरह काम करती है, जिसका एकमात्र काम यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुनना और उनकी निष्पक्ष जांच करना है। ये सुनकर एक सवाल मन में आता है। अगर शिकायत कंपनी के ही किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ हो, तो क्या कंपनी के ही कर्मचारी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो इस समिति का ढांचा इस समस्या से कैसे निपटता है? देखिए, कानून बनाने वालों ने इसका ध्यान रखा है। आईसीसी की संरचना ही उसकी निष्पक्षता की कुंजी है। इसमें एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी को अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी होना चाहिए। समिति में कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही 2 और कर्मचारी सदस्य होते हैं जिन्हें सामाजिक कार्यों या कानूनी मामलों की समझ हो। और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? सबसे जरूरी हिस्सा है एक बाहरी सदस्य का होना। ये सदस्य किसी एनजीओ या ऐसी संस्था से जुड़ा होना चाहिए जो महिलाओं के मुद्दों पर काम करती हो। अच्छा, एक बाहरी सदस्य। हाँ, और ये बाहरी सदस्य सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अंदरूनी दबाव या ऑफिस पॉलिटिक्स से मुक्त होता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि जांच सिर्फ एक खानापूर्ति ना हो, बल्कि निष्पक्ष तरीके से हो, खासकर जब आरोप किसी बहुत सीनियर व्यक्ति पर लगा हो। तो आईसीसी का ढांचा तो मजबूत लगता है, खासकर बाहरी सदस्य के होने से। लेकिन एक मजबूत ढांचा तब तक किसी काम का नहीं जब तक शिकायत करने का रास्ता साफ और सुरक्षित ना हो। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। तो कोई पीड़ित असल में शिकायत दर्ज कैसे करता है? प्रक्रिया को सरल रखा गया है। पीड़ित महिला को घटना के 3 महीने के भीतर आईसीसी में एक लिखित शिकायत देनी होती है। 3 महीने के अंदर? हाँ, अगर कोई वाजिब वजह है जिससे देरी हुई, जैसे कि वो बीमार थी या सदमे में थी, तो आईसीसी इस अवधि को और 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा। शिकायत मिलते ही आईसीसी अपना काम शुरू कर देती है और उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी प्रक्रिया गोपनीय और संवेदनशील तरीके से चले। शिकायत मिलने के बाद क्या होता है? क्या इसकी कोई समय सीमा है? क्योंकि अक्सर ऐसी प्रक्रियाएं सालों तक खिंच जाती हैं। हाँ, और यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। पूरी जांच प्रक्रिया के लिए 90 दिनों की एक सख्त समय सीमा तय की गई है। 90 दिन? जी, शिकायत मिलने के 7 दिनों के अंदर आईसीसी आरोपी को नोटिस भेजती है। अच्छा। आरोपी को अपना जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मिलता है। इसके बाद आईसीसी दोनों पक्षों को सुनती है, गवाहों से बात करती है, सबूतों की जांच करती है। ये सब कुछ 90 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। 90 दिन? ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या असल में ये मामले इतने समय में सुलझ जाते हैं? अक्सर प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है, जिसका असर शिकायतकर्ता पर भी पड़ता होगा। आपका कहना सही है। व्यवहार में कभी-कभी चुनौतियां आती हैं, खासकर अगर मामला जटिल हो और कई गवाह हों। लेकिन ये 90 दिन की समय सीमा एक लक्ष्य निर्धारित करती है और आईसीसी पर एक दबाव बनाती है कि मामले को लटकाया ना जाए। इसका मकसद यही है कि पीड़ित को जल्दी न्याय मिले और उसे लंबे समय तक मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े। ठीक है, जांच पूरी हो गई, 90 दिन के अंदर आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट बना ली। अब आगे क्या? नियोक्ता या कंपनी की क्या भूमिका है? जांच पूरी होने के 10 दिन के भीतर आईसीसी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें नियोक्ता को सौंपती है। आप गेंद कह सकते हैं नियोक्ता के पाले में है। ओके। नियोक्ता को उस रिपोर्ट पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो सिफारिशों में चेतावनी से लेकर नौकरी से निकालने तक कुछ भी हो सकता है। यानी आईसीसी जांच करती है, पर आखिरी फैसला और एक्शन लेने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। बिल्कुल। और नियोक्ता की जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी नहीं है, उन्हें आईसीसी का गठन करना है, कार्यस्थल पर पॉश पॉलिसी को प्रमुखता से डिस्प्ले करना है और सबसे जरूरी क्या? सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने हैं। कानून का पालन न करना सिर्फ एक प्रक्रियात्मक गलती नहीं है, ये एक कानूनी अपराध है। आपने जागरूकता की बात की, लेकिन सबसे बड़ा डर जो किसी को शिकायत करने से रोकता है, वो है बदले की कार्रवाई का डर। बिल्कुल। क्या कानून शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए कुछ करता है? ये इस कानून का एक बहुत ही मजबूत पहलू है। कानून शिकायतकर्ता को कई तरह की सुरक्षा देता है। जांच के दौरान अगर शिकायतकर्ता अनुरोध करे तो उसे या आरोपी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट या लोकेशन पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि दोनों का आमना सामना ना हो। हाँ, ताकि वो एक सुरक्षित माहौल में काम कर सके। जरूरत पड़ने पर उसे 3 महीने तक की पेड लीव भी दी जा सकती है और ये उसकी सामान्य छुट्टियों से अलग होगी। और गोपनीयता का क्या? गोपनीयता सर्वोपरि है। शिकायतकर्ता की पहचान,
आरोपी की पहचान और जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न पहुंचे और वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सके। मान लीजिए कोई संगठन इन सब नियमों का पालन ही नहीं करता, ना आईसीसी बनाता है, ना रिपोर्ट जमा करता है, तो फिर क्या होगा? कानून इस मामले में बहुत सख्त है। अगर कोई नियोक्ता पॉश एक्ट का पालन नहीं करता तो पहली बार में उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 50,000? जी, और अगर वो वही गलती दोहराता है तो जुर्माना दुगना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्या? उसका व्यापार चलाने का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ओह, ये तो काफी गंभीर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून इसे सिर्फ एक मामूली नियम नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार का संरक्षण मानता है। तो कानून है, प्रक्रिया है, सजा भी है, लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है? असल बदलाव तो तब आएगा जब दफ्तर का माहौल बदलेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसमें ट्रेनिंग और जागरूकता की क्या भूमिका है? देखिए, कानून एक ढांचा देता है, लेकिन संस्कृति लोग बनाते हैं। रोकथाम का सबसे शक्तिशाली उपकरण सक्रिय प्रशिक्षण और जागरूकता ही है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि किस व्यवहार को उत्पीड़न माना जाता है, जब उन्हें पता होता है कि शिकायत करने की एक सुरक्षित प्रक्रिया मौजूद है, और जब मैनेजमेंट इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिखता है, तो संस्कृति अपने आप बदलने लगती है। तो ये सिर्फ एक बार की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रभावी ट्रेनिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। संगठन ये कैसे माप सकते हैं कि उनकी कोशिशें कामयाब हो रही हैं या नहीं? सिर्फ ये कह देना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो संगठन इस मामले में गंभीर होते हैं वो डेटा का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ट्रैक करते हैं कि साल में कितनी शिकायतें मिली, अच्छा, उन्हें सुलझाने में औसतन कितना समय लगा, कितने जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। ये डेटा उन्हें बताता है कि समस्या कहाँ है और क्या उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी हैं भी या नहीं। मतलब डेटा से समझना। जी, इसके साथ ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया में विश्वास बनाना सबसे जरूरी है। आजकल कई संगठन ऑनलाइन पोर्टल या गोपनीय शिकायत बॉक्स जैसे तरीके अपना रहे हैं ताकि कर्मचारी बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें। तो अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो पीओएस एक्ट का व्यापक संदेश क्या है? इसका व्यापक संदेश ये है कि एक सुरक्षित कार्यस्थल सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक जरूरत है। पीओएस एक्ट केवल एक कानूनी जनादेश से कहीं बढ़कर है। तो क्या है ये? ये विश्वास, सम्मान और समानता की संस्कृति बनाने का एक रोड मैप है। जब कर्मचारी, खासकर महिलाएं, काम पर सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। बिल्कुल। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि पूरे संगठन की तरक्की होती है। एक सुरक्षित कार्यस्थल ही एक सफल कार्यस्थल है। ये बात बिल्कुल साफ है कि पीओएसएच अधिनियम सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। जी हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सम्मान और सुरक्षा हर कर्मचारी का अधिकार है। बिल्कुल। और इस अधिकार को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि हर एक कर्मचारी की। हर एक की। एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करके और गलत के खिलाफ आवाज उठाकर हम इस कानून की असली भावना को जीवित रख सकते हैं। इस गहरी और जरूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझना जरूरी है कि ये कानून किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर माहौल बनाने के लिए है। सही कहा। तो आइए मिलकर एक ऐसा कार्यस्थल बनाएं जहां हर कोई बिना किसी डर के सम्मान के साथ काम कर सके।